ओके, तो अभी तक हम लोगों ने कहां तक डिस्कस किया है? खिलजी डायनेस्टी हम लोगों ने खत्म किया है ना। तो जब तक और लोग जुड़ते हैं तब तक मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि हम लोग डिस्कस कर क्या रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं, मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ना क्या होता है। ठीक है, तो मेडिवल हिस्ट्री जैसे आपको पता है इसको दो फेज में बांटा जाता है, अर्ली मेडिवल और लेटर मेडिवल, है ना। ये दो पार्ट हैं मेडिवल हिस्ट्री के, और इसका वेटेज जो है आपके बीपीएससी एग्जाम्स में रहता ही है। अर्ली मेडिवल में पालाज, प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटाज है, ठीक है। और लेटर मेडिवल से हम लोग देखते हैं क्या कि लेटर मेडिवल का फेज स्टार्ट होता है, आपको कह सकते हैं मिड 12th सेंचुरी। और मिड 12th सेंचुरी कहने का मतलब क्या हुआ? 1250 ऑनवर्ड्स या 1200 ऑनवर्ड्स, ठीक है। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है मेडिवल हिस्ट्री का इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, वो है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत, ये शब्द याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत के इर्द गिर्द पूरा आपका मेडिवल हिस्ट्री रोटेट होगा। पूरा कहने का मतलब अराउंड 40% ऑफ द हिस्ट्री रिवॉल्व्स अराउंड द वर्ड दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो मेडिवल हिस्ट्री जैसा ही आप पढ़ें या सुने, आपके जहन में नाम आना चाहिए क्या? दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत है क्या? तो दिल्ली सल्तनत जो है दैट इज द फर्स्ट इस्लामिक किंगडम इन इंडिया, ठीक है। अब ये प्योरली इस्लामिक नहीं था, मतलब कहने का मतलब अगर इसके डिटेल में जाएंगे, अगर क्रिटिसिज्म लिखने आएगा कि चलिए भाई इस्लाम आया इंडिया में और उसका मैनिफेस्टेशन, पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन दिल्ली सल्तनत के रूप में देखने को मिलता है, तो ये बात भी सही है, लेकिन प्योरली इस्लामिक नहीं था। मतलब कि स्टेट लॉज की भी अपनी अहमियत होती थी। ऐसा नहीं था कि दिल्ली सल्तनत में शरिया से कोई कानून लगा दिए और उसको इंप्लीमेंट कर दिए। क्यों? क्योंकि दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे उनको इस बात का इल्म था कि वो दो दे आर इस्लामिक, बट जो कंट्री पे वो रूल कर रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन और नॉन इस्लामिक, तो इसीलिए पूरा तरह से शरिया लॉज भी नहीं लगता था दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत क्या है? इट इज द फर्स्ट इस्लामिक किंगडम इन इंडिया। अब दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टीज का कंट्रीब्यूशन है। तो दिल्ली सल्तनत क्या है? दिल्ली सल्तनत इज द अमलगमेशन ऑफ 5 डायनेस्टीज। पहला डायनेस्टी है स्लेव डायनेस्टी, जिसके फाउंडर हैं आपके कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। सेकंड डायनेस्टी जो है वो है आपका क्या? खिलजीज, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी के बारे में हमने देखा था, और फिर अलाउद्दीन खिलजी हैं। नेक्स्ट है आपका तुगलक्स, जो खिलजीज के बाद हम लोग पढ़ेंगे, जिनका टाइम पीरियड है आपका 1320 से लेकर 1412 तक। उसके बाद खिलजीज के बाद नेक्स्ट आते हैं सैयद्स, जिसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सैयद का टाइम पीरियड है आपका 1414 टू 1451। और सैयद के बाद फिर लोदीज, जिनका टाइम पीरियड है 1451 से 1526। यही 5 डायनेस्टीज हैं जिनके इर्द गिर्द आपका मतलब ये पूरा दिल्ली सल्तनत है। और लोदीज के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है? मुगल्स, ठीक है। और मुगल्स के बाद फिर क्या होता है? तो आपको पता है यूरोपियंस का आगमन, और यहां से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है, इजंट इट? तो दिल्ली सल्तनत के अलावा आपको जो एक मेडिवल हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट लेसन पढ़ना होगा, वो पढ़ना होगा आपको कौन सा? मुगल्स। तो आप देख सकते हैं पूरा मेडिवल हिस्ट्री जो है वो दिल्ली सल्तनत के इर्द गिर्द है, बना है। और 1526 तक चला है दिल्ली सल्तनत, पहली पानीपत की लड़ाई तक। तो तकरीबन कितने? 300 साल हो गए। अब ये 300 साल जो दिल्ली सल्तनत चलेगा, तो इसके भी कुछ फेजेस होंगे। तो ऑब्वियसली जब पहली बार दिल्ली सल्तनत बनी होगी, जब स्लेव डायनेस्टी का बात करें, तो उस समय दिल्ली सल्तनत अपने नेसेंट स्टेज पे थी, अपनी बर्थ स्टेज पे थी। दिल्ली सल्तनत उतनी मजबूत नहीं थी। तो इसीलिए हम लोग देखेंगे क्या कि स्लेव डायनेस्टी में जो दिल्ली सल्तनत है उसके एरियाज बहुत लिमिटेड हैं। इस टाइम पीरियड पे जब तक स्लेव डायनेस्टी चला है, तब तक दिल्ली सल्तनत ने डीप साउथ इंडिया पे इन्वेजन नहीं किया है, इजंट इट? अब जैसे कि आप लोग हैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जब आपने पहली बार प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी तो उस समय आप नेसेंट स्टेज पे थे, तो कुछ चैप्टर्स के ही क्वेश्चंस आप बना पाते होंगे, इजंट इट? तो हर एक फेज होता है एक जर्नी का। स्लेव डायनेस्टी में ऐसी थी दिल्ली सल्तनत की हालत, और उसमें स्लेव डायनेस्टी में फिर हमने पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन भी पढ़ा है, कुतुबुद्दीन ऐबक का, इल्तुतमिश का, रजिया का, बलबन का, इलैबोरेटली पढ़ा है। स्लेव डायनेस्टी के बाद फिर खिलजीज हैं। खिलजी तक आते आते दिल्ली सल्तनत इतनी मजबूत हो जाती है कि वो साउथ इंडिया तक इन्वेजन कर सकती है। मतलब खिलजी से आप कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत थोड़ी सी अग्रेसिव होती है। और चूंकि खिलजीज जो हैं वो नॉन टर्क्स थे, तो उनके पावर में आने से दिल्ली सल्तनत की नोबिलिटी का बेस भी बढ़ता है। तो अगर आप यूपीएससी के क्वेश्चन लिखेंगे तो मान लीजिए कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वाला अगर आएगा, तो हो सकता है कि आपसे पूछ दे
कि बताइए दिल्ली सल्तनत में मतलब कि खिलजीज के टाइम पीरियड में क्या नोबिलिटी का बेस बढ़ा है, तो हाँ ये सही कथन होगा। और खिलजीत के बाद फिर तुगलक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो ल्यूसेंट्स मेडिवल हिस्ट्री कवर कर सकते हैं, हाँ जी ल्यूसेंट्स भी कवर कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए तो लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग कल देख रहे थे क्या, खिलजीज, है ना। और खिलजीज में हमने देखा था खिलजीज में हमने क्या देखा था, जलालुद्दीन खिलजी एंड अलाउद्दीन खिलजी, है ना। और अलाउद्दीन खिलजी के विषय में हम लोगों ने इलैबोरेट डिस्कशन किया था और जहां से आपके क्वेश्चंस आते भी हैं। अलाउद्दीन खिलजी में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, अलाउद्दीन खिलजी के मिलिट्री करियर डिस्कस किया था। तो ये वाला एलिमेंट अपने प्रिपरेशन में आप रखिएगा, मिलिट्री करियर से भी क्वेश्चन आता है अलाउद्दीन खिलजी का। और मिलिट्री करियर में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था, तो इसका रणथंभौर का एक्सपीडिशन, गुजरात का और चित्तौड़ का। इसमें से पहला इन्वेजन किस कहां हुआ था, तो गुजरात में। तो गुजरात इन्वेजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाएगा कि अरेंज द फॉलोइंग इन सीक्वेंशियल ऑर्डर, ठीक है, कि अलाउद्दीन खिलजी का मिलिट्री करियर जो है उसको सीक्वेंशियल ईयर में आप अरेंज कीजिए। तो पहला गुजरात होगा, गुजरात के बाद फिर आपका रणथंभौर, रणथंभौर का चित्तौड़। कभी कभी इससे इश्यूज भी पूछ लेता है क्यों इन्वेजन हुआ था। तो मिलिट्री करियर हमने देख लिया। मिलिट्री करियर के बाद फिर हम लोगों ने क्या देखा, अलाउद्दीन खिलजी का रिफॉर्म्स। और ये सब आपके इंपॉर्टेंट सेगमेंट हैं एग्जाम में, जहां से क्वेश्चंस आपके जनरली आते हैं। देवगिरी इन्वेजन ऑफ अलाउद्दीन, सर वही जो साउथ इंडिया में इन्वेजन हुआ है आपका देवगिर पे, वो जब अलाउद्दीन खिलजी अपने आरंभिक दौर में, मतलब कि 1290 से 96, 96 से 1316, हाँ तो 1296 आप कह सकते हैं, जो देवगिर इन्वेजन है अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। और उसके बाद फिर मलिक काफूर भी हैं जो कि साउथ इंडिया में इन्वेजन किए हैं। तो अगर अलाउद्दीन खिलजी का बोलिएगा तो 1296 बोल सकते हैं। और उसी का लूट का जो हुआ था, उसी को लेने के लिए जलालुद्दीन खिलजी आए थे कारा, इलाहाबाद में, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बनने से पहले अवध के गवर्नर थे और फिर वहां पे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1296 जलालुद्दीन खिलजी का डेथ है और 1296 अलाउद्दीन खिलजी का क्या है, किंग का ईयर भी है। तो वही टाइम पीरियड है आपका देवगिर इन्वेजन का। रिफॉर्म्स हमने डिस्कस किया, तो रिफॉर्म्स में अलाउद्दीन खिलजी का क्या क्या डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, तो मार्केट रिफॉर्म्स डिस्कस कर लिया अलाउद्दीन खिलजी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट रिफॉर्म्स के बाद मिलिट्री रिफॉर्म्स डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, isn't it? तो ये दो जो है वो इंपॉर्टेंट है रिफॉर्म्स अलाउद्दीन खिलजी का। अब अलाउद्दीन खिलजी का क्या डेथ हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी का डेथ कब होगा, 1316, डेथ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो कभी कभी आपको जनरली अब तो नहीं पूछता, लेकिन हाँ हो सकता है कि ईयर वाइज से ही पूछ दे कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई, इस टाइप का। तो ये भी याद रखिएगा, 1316 में अलाउद्दीन खिलजी मर जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। और इसके बाद क्या होगा कि मलिक काफूर जो है, मलिक काफूर कौन था जी, तो मलिक काफूर स्लेव था अलाउद्दीन खिलजी का। तो स्ट्रेट क्वेश्चन ये भी आता है आपको कि हु वाज द मास्टर ऑफ मलिक काफूर, तो अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। मलिक काफूर क्या हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा। सुल्तान मर चुका है, मलिक काफूर को कॉन्फिडेंस था सुल्तान का, सुल्तान क्या होगा, पावरफुल हो जाएगा। लेकिन मलिक काफूर के साथ भी होगा कि मलिक काफूर के प्रोमिनेंस से, मलिक काफूर का जो राइज है, इसकी वजह से बाकी के जो नोबल्स होंगे वो मलिक काफूर से जेलस होंगे और वो नोबल्स क्या करेंगे, मलिक काफूर को मार देंगे। इसी टाइम पीरियड में 1316 में मलिक काफूर भी मर जाएगा। तो ब्रीफ पीरियड तक, अलाउद्दीन खिलजी के मरने के कुछ ही दिनों तक, मलिक काफूर एक मतलब पावरफुल सुल्तान के बाद का बंदा जो है वो बना था। तो 1316 में मलिक काफूर भी मर जाएगा। और मलिक काफूर के बाद खुसरो जो है, खुसरो सन होगा आपका अलाउद्दीन खिलजी का, ही विल अज्यूम द थ्रोन। तो मलिक काफूर के बाद कौन आएगा, खुसरो। अब देखिए खुसरो जो है उतना एबल किंग नहीं रहेगा और खुसरो के अगेंस्ट में प्लानिंग और प्लॉटिंग जो है वो आपको महल में जो है वो चलती रहेगी। और इसी बीच क्या होता है कि कुछ सोल्जर्स जो होते हैं अलाउद्दीन खिलजी के, जो सैनिक होंगे, वो रिवोल्ट कर देंगे और रिवोल्ट करके जाके दिल्ली में खुसरो को मार देंगे। तो ये जो कुछ सेना का टुकड़ी जो रिवोल्ट किया था खुसरो के अगेंस्ट में, इसको लीड कर रहा था गियाजुद्दीन तुगलक,
ठीक है, तो गियाजुद्दीन तुगलक वाज वन ऑफ द ऑफिसर्स इन अलाउद्दीन खिलजीज आर्मी एंड ही लेड द रिवोल्ट अगेंस्ट खुसरो एंड खुसरो वाज किल्ड। और इसके मरने के बाद क्या होता है कि गियाजुद्दीन तुगलक जो है, गियाजुद्दीन तुगलक ही बिकेम द किंग। ठीक है, तो ये है आपका खिलजी डायनेस्टी का एंड। खिलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, तो 1290 से लेकर 1320 तक, 1290 to 1320 इट इज द टाइम पीरियड ऑफ हुज, खिलजीज। अब खिलजीज खत्म हो गए, खिलजी के बाद अब कौन बैठेगा दिल्ली के तख्त पे, तो तुगलक। तो कभी कभी आपको अरेंज करने भी आ जाएगा, ये जो 5 डायनेस्टी मैं आपको बता रहा हूं ना, इसको जंबल डब कर देगा, कभी इतना पूछेगा ही नहीं। ये 5 डायनेस्टी का नाम जंबल डब कर देगा एग्जाम में और बोलेगा कि इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो पहले कौन आए हैं, स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, स्लेव के बाद कौन आए हैं, खिलजीज। खिलजीज के बाद कौन आएंगे, तुगलक। तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर कौन होगा, गियाजुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक टिक करके मत आइएगा, ठीक है। गियाजुद्दीन तुगलक जो है दैट इज द फाउंडर ऑफ हु, तुगलक डायनेस्टी। तो खिलजीज अब एंड करते हैं। खिलजीज में सबसे इंपॉर्टेंट आपका अलाउद्दीन खिलजी है और अलाउद्दीन खिलजी के इन 2 डायमेंशन से आपके क्वेश्चन जनरली आते हैं। कभी कभी अगर आप आईएएस का एग्जाम लिखेंगे अगर आप, तो इससे थोड़ा सा डिटेल में जाके कंट्रीब्यूशन पूछ देगा आपका कि बताइए खिलजी डायनेस्टी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा। तो पहला कंट्रीब्यूशन क्या आप लिख सकते हैं खिलजी डायनेस्टी का, नोबिलिटी के बेस को एक्सपैंड करना, है ना। जलालुद्दीन खिलजी खुद नॉन टर्क्स थे और जलालुद्दीन खिलजी के पावर के आने की वजह से क्या हुआ कि नॉन टर्क्स जो हैं वो नोबिलिटी में आने लगे। इससे पहले तक नोबिलिटी किसके लिए रहती थी, इंपॉर्टेंट पोस्टिंग्स किसको दी जाती थी, टर्क्स को। तो जलालुद्दीन खिलजी मतलब खिलजी डायनेस्टी आने की वजह से क्या हुआ कि नोबिलिटी बेस जो है वो बढ़ा दिल्ली सल्तनत का। तो एक कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा, एक्सपैंडेड द नोबिलिटी बेस, एक्सपैंडेड द नोबिलिटी बेस। सेकेंड कंट्रीब्यूशन क्या होगा बताइए खिलजी डायनेस्टी का, हाउ टू मेक देयर नोट्स सर। तो जो मैं आपको बता रहा हूं लगभग उसको मैं ऐसे फ्लोचार्ट वे में आपको अरेंज कर ही रहा हूं। साथ ही बुक भी मैंने आपको रिकमेंड कर दिया, किन्हीं को ल्यूसेंट पढ़ना है आप ल्यूसेंट पढ़ सकते हैं, किन्हीं को थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ना है तो आप सतीश चंद्रा की बुक जो है वो पढ़ सकते हैं। तो बुक पढ़िए, क्लास नोट्स रेफर कीजिए, क्लास लेक्चर रेफर कीजिए और उसके बाद खुद से नोट्स बनाइए, अपने वर्ड्स में नोट्स बनाइए। नोट्स तो आपका अपना ही होना चाहिए, आप किसी तरीके से भी लिखते हो, ठीक है। तो ये 3 को कंबाइन करके क्लास नोट्स, बुक पढ़िए, ठीक है, और ये जो फ्लो चार्ट है इसके लेके आप नोट्स बनाइए घर पे। सर खिलजी को राजा कुंभा हराए थे, हाँ जी हराए थे, लेकिन वो आप खिलजीज में ठीक है आप बोल सकते हैं लेकिन वो आपका इंपॉर्टेंट डायमेंशन है नहीं उसमें, ठीक है। चलिए बात सही है आपकी। विच बुक सर, सतीश चंद्रा, ओके सतीश चंद्रा बुक है। देखिए कंट्रीब्यूशन पहला क्या है खिलजीज का कि दे एक्सपैंडेड द नोबिलिटी बेस। सेकंड कंट्रीब्यूशन क्या होगा खिलजीज का कि दे एक्सपैंडेड द किंगडम, ठीक है, एक्सपैंडेड द दिल्ली सल्तनत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आई थिंक आप लोगों को, ठीक है। इसको मैं दूसरे पेज में लिख देता हूं कंट्रीब्यूशन। देखिए पहले पेज में ये है आपका अलाउद्दीन खिलजी का हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया था जहां से आपके क्वेश्चंस आए थे। कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं हम लोग, तो कंट्रीब्यूशन क्या है खिलजी डायनेस्टी का, कंट्रीब्यूशन ऑफ खिलजीज। तो पहला कंट्रीब्यूशन जैसे मैंने आपको बताया क्या, एक्सपैंडेड, व्हाट इज एक्सपैंडेड, द नोबिलिटी बेस, ठीक है। और सेकंड क्या होगा आपको कि एक्सपैंडेड दिल्ली सल्तनत, एक्सपैंडेड दिल्ली सल्तनत कहां तक, टू साउथ, ठीक है जी। तो ये आपका 2 इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। अगर आप यूपीएससी लिख रहे होंगे तो 2 स्टेटमेंट के जो क्वेश्चन आते हैं वो आ जाएगा कि विथ रेफरेंस टू खिलजी डायनेस्टी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, खिलजी डायनेस्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि क्या खिलजी डायनेस्टी ने नोबिलिटी बेस को एक्सपैंड किया, हाँ, और इसका कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर है। क्यों नोबिलिटी बेस एक्सपैंड हुआ, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी खुद नॉन टर्क्स थे, तो खिलजीज वे व्हाट, नॉन टर्क्स, ठीक है। सेकंड एक्सपैंडेड दिल्ली सल्तनत टू साउथ, हाँ जी,
साउथ में एक्सपैंड हुआ है, मलिक काफूर का इन्वेजन मैंने आपको बताया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, और ये दोनों क्या है, आपके इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। खिलजीज के बाद कौन आएंगे, तुगलक्स, ठीक है। और तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, तुगलक का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, तो 1320 से लेकर 1412, किसी किसी बुक में 14 तक दिया हुआ है, ठीक है। तो दिस इज योर तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, तो गियाजुद्दीन तुगलक। ये आपके क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है, कि हु इज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, तो याद रखिएगा इट इज गियाजुद्दीन तुगलक। हो सकता है मोहम्मद बिन तुगलक भी दे। मार्केट रिफॉर्म कल के क्लास में हो चुका है। लार्ज आर्मी, हाँ ये भी कल के क्लास में हो सका है। मिलिट्री रिफॉर्म्स जो मैंने बताया उसी में बताया था ना, अलाउद्दीन खिलजी का चेहरा एंड डार्क सिस्टम, ठीक है, ये सब कल के क्लास में हो चुका है। तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, तो गियाजुद्दीन तुगलक, राइट। अब देखिए, तो गियाजुद्दीन तुगलक किस कॉन्टेक्स्ट में पावर अज्यूम करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। ही लेड द रिवोल्ट अगेंस्ट हुम, अगेंस्ट खुसरो खान, ठीक है। अब गियाजुद्दीन तुगलक के बाद जो इनके बेटे हैं वो कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक, जो हमारे हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। तो तीन कंट्रीब्यूशन है, तीन इंपॉर्टेंट रूलर हैं तुगलक डायनेस्टी के, मतलब ऐसे तीन राजा हैं जो तुगलक डायनेस्टी ने दिया है जो इंपॉर्टेंट है। एक है गियाजुद्दीन तुगलक, सेकंड है मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, और थर्ड इंपॉर्टेंट जो किंग है तुगलक डायनेस्टी के वो है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। ये तीन किंग हम लोगों को पढ़ने हैं। गियाजुद्दीन तुगलक का टाइम पीरियड है आपका 1320 से लेकर 1325, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड है 1325 से 1351। फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड है 1351 से 1388, ठीक है। और लास्ट रूलर कौन है तुगलक डायनेस्टी के, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो लास्ट रूलर कौन है तुगलक डायनेस्टी के, तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद चाहे मोहम्मद तुगलक, ठीक है जी। और ये जो है नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, एक तो क्वेश्चन आपसे आ जाएगा कि लास्ट रूलर कौन है तुगलक डायनेस्टी के। जनरली डायनेस्टी से क्वेश्चन अगर बहुत सुपरफिशियल लेवल पे कमीशन पूछना चाहता है तो यही पूछता है, फाउंडर कौन है और लास्ट रूलर कौन है, ठीक है। और जब ऐसा क्वेश्चन काफी कॉमन हो जाता है तब वो लोग थोड़ा सा इलेबोरेट जाते हैं, तो क्वेश्चन का डायमेंशन कुछ भी हो सकता है। अगर फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेगा तो फाउंडर गियाजुद्दीन है, लास्ट रूलर कौन है, नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके बारे में लास्ट रूलर का ये है कि इनके टाइम पीरियड में तैमूर का इन्वेजन हुआ था, ठीक है। तो इन्वेजन ऑफ तैमूर, तैमूर का जो इन्वेजन है जिसको तैमूर द लंग कहते हैं, इन्वेजन ऑफ तैमूर किसके टाइम पीरियड पे हुआ है, नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के टाइम पीरियड पे। और ये कब हुआ है इन्वेजन, 1398, 1398, isn't it? तो ये जो तुगलक डायनेस्टी हम लोग पढ़ रहे हैं 1320 से लेकर 1412 तक, अगर आपको इसमें बोला जाए कि किस सदी की बात हो रही है भाई ये, तो किस सदी की बात कर रहे हैं हम लोग, 14th सेंचुरी की, 14वीं सदी की, है ना। हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था ना कि सेंचुरी जो होता है, जैसे हम लोग अभी क्या रह रहे हैं 2021 में है, लेकिन क्या बोलते हैं 21वीं सदी में है, isn't it? तो यहां बात हो रहा है किस टाइम पीरियड का, 1320 से लेकर 1412। तो अगर सेंचुरी में बोला जाए तो 14 से 15 सेंचुरी इंडिया, 14वीं से लेकर 15वीं सेंचुरी जो इंडिया की है, 15 सेंचुरी का अर्ली फेज, अगर आपको और स्पेसिफिक होना है तो, क्योंकि पूरा 15 सेंचुरी तक तो रूल नहीं किए हैं, कब तक रूल किए हैं, 1412 तक, अर्ली 15 सेंचुरी। इस समय भारत में कौन था, तो तुगलक डायनेस्टी। तो आज से कितने 100 साल पहले की बात कर रहे हैं हम लोग, नियर अबाउट बताइए, 15 सेंचुरी की बात कर रहे हैं, मतलब 500 और 600 साल पहले की बात कर रहे हैं। तब क्या था, तुगलक डायनेस्टी। क्लियर है ये। तो ये है लास्ट रूलर टाइम पीरियड। अच्छा, इसका टाइम पीरियड नहीं लिखा क्या, इसका लिख लीजिए 1394 टू 1414, 1394 टू 1412 किसी किसी बुक में है, किसी किसी बुक में 1414 है, ठीक है। ये है। और ये तैमूर का इन्वेजन कब हुआ है, 1398 में। और इसके बाद तैमूर के इन्वेजन के बाद क्या होता है, तुगलक डायनेस्टी जो है वो टूटने लगती है, ठीक है।
हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए ये जो दो रूलर हैं गियाजुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, इन दोनों ने लगभग पूरे हिंदुस्तान पे रूल किया है। तो तुगलक डायनेस्टी में दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंशन अपने मैक्सिमम टाइम पे था। समझ रहे हैं आप, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत के इनमें से किस डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे दिल्ली सल्तनत का एरिया सबसे ज्यादा था। अगर सुल्तान का क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगर डायनेस्टी पूछ रहा है तो तुगलक डायनेस्टी। क्लियर है ये चीज? मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, तुगलक टाइम पीरियड पे मतलब यहां तक गियाजुद्दीन और मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं ये लगभग आपको पूरे हिंदुस्तान पे रूल किए हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आएगा कि इनमें से क्योंकि दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी है ना जी, तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे कि इसमें से किस डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे दिल्ली सल्तनत का एरिया सबसे मैक्सिमम था। अगर डायनेस्टी पूछेगा तो तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, अगर रूलर पूछेगा, अगर राजा का नाम पूछा, सिर्फ सुल्तान वाले ऑप्शन हैं, तब आपके होंगे कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। क्लियर है ये चीज? मोहम्मद बिन तुगलक के डेथ के बाद एरिया जो है तुगलक डायनेस्टी टूटने लगती है और इसमें बहुत हद तक मोहम्मद बिन तुगलक के जो पॉलिसीज हैं उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। ये मैं आपको ब्रीफ दे रहा हूं, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के डेथ के बाद तुगलक डायनेस्टी जो है वो टूटने लगती है और फिरोज शाह तुगलक जो रूल किए हैं इनका एरिया इतना बड़ा तो नहीं था गियाजुद्दीन और मोहम्मद बिन के जितना, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी से बड़ा था। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक को छोटी रियासत मिली, लेकिन जितना अलाउद्दीन खिलजी का एरिया था उससे बड़ा एरिया था किसको? फिरोज शाह तुगलक को। क्लियर है ये चीज? अब देखिए इस क्वेश्चन जो जनरली कमीशन ये पूछता है, इससे आपके किस कॉन्सेप्ट को चेक करना चाहता है। ये तो फैक्चुअल चीज है, मैंने आपको बता दिया कि भाई ऐसा क्वेश्चन पूछता है और ये चीजें हैं, लेकिन इस क्वेश्चन पूछने का उद्देश्य क्या है बीपीएससी का, चाहे कोई भी सर्विस कमीशन का? कॉन्सेप्ट चेक करना कि क्या आपको डिफरेंट फेजेस ऑफ दिल्ली सल्तनत की क्लैरिटी है कि नहीं, कि दिल्ली सल्तनत में जो 5 डायनेस्टी हैं उनमें दिल्ली सल्तनत किस किस तरीके से बढ़ी है, इसकी क्लैरिटी आपको है कि नहीं। तो स्लेव डायनेस्टी में क्या हाई एक्सपेंशन मतलब कि एक्सपैंड हुआ है? नहीं, खिलजी तक थोड़ी सी मैच्योरिटी आई है और अलाउद्दीन खिलजी ने साउथ पे इन्वेजन किया है। तुगलक डायनेस्टी तक आते आते दिल्ली सल्तनत बड़ी हो गई है। तो ये क्या है? फेजेस हैं। क्लियर है ये चीज? तो आइए डिस्कस करते हैं। गियाजुद्दीन तुगलक पता चल गया आपको, फाउंडर हैं। और गियाजुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे होती है? ये भी बहुत एक्सीडेंटल मृत्यु है। देखिए हुआ ये कि गियाजुद्दीन तुगलक गए हुए थे अपने बंगाल अभियान पे, कैंपेन ऑफ बंगाल, बंगाल को जीतने के लिए गियाजुद्दीन तुगलक गए थे और बंगाल जीत के वापस आ रहे थे दिल्ली। ठीक है, तो इनके साहबजादे थे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, और इन्होंने सोचा कि भाई अपने पिता का स्वागत किया जाए क्योंकि बंगाल जीत के आ रहे हैं, तो इसीलिए मोहम्मद बिन के स्वागत में ये जो टेंट्स बनाए गए थे ये काफी जल्दी में बनाए गए थे, इज़न्ट इट? तो जिसकी वजह से जब गियाजुद्दीन तुगलक आए और अपने साथ बहुत सारी हाथी भी लेकर आ रहे थे गियाजुद्दीन तुगलक, बिकॉज बंगाल इज नोन फॉर इट्स व्हाट? रिच फॉरेस्ट। बंगाल साइड में आपको एलिफेंट्स मिलते हैं और एलिफेंट हमने देखा है कि मिडिवल टाइम, एंशिएंट टाइम से मिलिट्री का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते थे। तो गियाजुद्दीन तुगलक अपने साथ बहुत सारे हाथी भी कैप्चर करके ले आ रहे थे कि भाई मिलिट्री में मदद करेगा, ये हाथी को रिक्रूट करेंगे। लेकिन ये हाथी जब टेंट के पास गए तो इनकी वजन जो है, वेट, क्योंकि 1-2 हाथी तो था नहीं ना, इनकी वजन से क्या हुआ कि वो जो मिट्टी था, वो मिट्टी जो है जिसपे टेंट बना हुआ था, वो मिट्टी खिसक गया और टेंट जो है वो गिर गया गियाजुद्दीन तुगलक पे और गियाजुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। तो ये कहानी मैं इसलिए आपको बताया क्योंकि बीपीएससी में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन इतना स्ट्रेट नहीं आएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु तंबू गिरने से, टेंट गिरने से हुई थी? गियाजुद्दीन तुगलक। अगर क्वेश्चन आएगा कि दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए, पोलो को कहा जाता है चौगन खेलते हुए या पोलो खेलते हुए, कौन था जी? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसी तरीके से जब मुगल्स पढ़ाऊंगा तो वहां से भी क्वेश्चन आता है कि इनमें से वो कौन सा मुगल शासक था जिसकी मृत्यु लाइब्रेरी के सीढ़ी से गिरने से हुई? अगेन हुमायूं। ठीक है, तो ये सब थोड़े से फैक्ट्स हैं, इनको आप याद रखिएगा। तो गियाजुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। अब डिस्कस करते हैं हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम?
पेंसिल वाला ऑप्शन क्लिक। ये पेन का थिकनेस बढ़ा है क्या? पेन दिख रहा है ना? चलिए तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। ये आपके इंपॉर्टेंट है, यहां से मोहम्मद बिन तुगलक से क्वेश्चंस आते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। टाइम पीरियड क्या है इनका? 1325 टू 1351, लगभग 25 साल ये रूल किए हैं। समझिए, बादशाह हैं, आ तो रहा है, 25 साल तक रूल किए हैं ये। कुछ पर्सनालिटी के बारे में इनके जान जाते हैं, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक किस मिजाज के थे, ताकि हम लोगों को इनके पॉलिसीज को समझने में सहूलियत मिलेगा। तो फर्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक वाज वेल लर्नेड पर्सन, पढ़ा लिखा बंदा था, एंड सो ही वॉज अ रैशनलिस्ट। तो पढ़ा लिखा बंदा था मोहम्मद बिन तुगलक, और सभी चीजों को तर्क पे, लॉजिक पे, मापदंड पे रख के किसी फैक्ट को समझने की कोशिश करता था, ठीक है। सेकंड, मोहम्मद बिन तुगलक एक्सपैंडेड नोबिलिटी बेस फर्दर। तो खिलजी से तो स्टार्ट हो ही गया था नोबिलिटी बेस को एक्सपैंड करना। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि नोबिलिटी बेस को और एक्सपैंड किया। तो कैसे? तो जैसे कि आपको हिंदू कन्वर्ट्स हो गए, या फिर लोअर क्लासेस जो उस समय के थे, उन लोगों को नोबिलिटी में तवज्जो दी। कहने का मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक यूज्ड टू अलॉट पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, जिसमें काबिलियत है उसको जॉब या नोबिलिटी मिलेगी, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट यह है मोहम्मद बिन तुगलक का कि सिंस ही वॉज ए रैशनलिस्ट, सो ही एंटरटेन्ड नॉन मुस्लिम सेंट्स टू, मतलब मुस्लिम धर्म को छोड़ के बाकी धर्म के भी जो मतलब कि सेंट्स होते थे, ऋषि मुनि होते थे, उनसे भी मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो संवाद करते थे। और उसमें एक इंपॉर्टेंट नाम है आपको जीना प्रभा सूरी का। जीना प्रभा सूरी कौन थे? जीना प्रभा सूरी, तो ही वॉज द जैन मॉन्क, ही वॉज द जैन मॉन्क। और जीना प्रभा सूरी किस डायनेस्टी के कंटेम्पररी है, किस राजा के कंटेम्पररी है? तो मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है जी। अच्छा, सेंट के बारे में एक चीज और लिख दीजिए, अलाउद्दीन खिलजी मैंने पढ़ा है ना, उसमें नाम लिख दीजिए एक निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया, ये फेमस सूफी सेंट हैं, और ये अलाउद्दीन खिलजी के कंटेम्पररी हैं। ये वहां पे हो सके मैंने नहीं बताया होगा। निजामुद्दीन औलिया जो हैं ये फेमस सूफी सेंट हैं, और ये किस किंग के कंटेम्पररी हैं? अलाउद्दीन खिलजी, लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसको मैं रब कर देता हूं यहां पे, नहीं तो तुगलक के साथ कंफ्यूज मत कर लीजिएगा इसको, ठीक है। जहां खिलजी साहब का है वहां पे आप लिख लीजिएगा, ओके। तो इसको रब कर देता हूं मैं, निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। चलिए, बात हो रही थी जीना प्रभा सूरी की। तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक का पर्सनालिटी, ठीक है। इस स्वभाव का बंदा था, जिसकी वजह से अब जो इतना लिबरल होगा तो उसकी वजह से क्या हो गए, जो थियोलॉजियंस थे, थियोलॉजियंस मतलब जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन थे नोबिलिटी में, वो मोहम्मद बिन तुगलक के अगेंस्ट में हो गए कि भाई देखो ये जो है नॉन इस्लामिक सेंट्स को भी मतलब कि ऑडियंस दे रहा है, ठीक है। नोबिलिटी का बेस जो है बिना किसी बंदे का मतलब रॉयल्टी देखे हुए किसी को भी, ऑर्डिनरी आदमी को भी है नोबिलिटी का बेस। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन थे मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में, दे टर्न्ड व्हाट हॉस्टाइल, और दे स्टार्टेड प्लॉटिंग अगेंस्ट मोहम्मद बिन तुगलक। क्लियर है ये चीज? तो अब देखते हैं इसका मोहम्मद बिन तुगलक का। लेकिन ये सब पॉजिटिव्स होने के बाद कुछ नेगेटिव्स भी था मोहम्मद बिन तुगलक का। नेगेटिव क्या था मोहम्मद बिन तुगलक का कि ही वॉज हैस्टी एंड इल पेशेंट, ठीक है। मतलब उसमें सब्र नहीं था, पेशेंस नहीं था। ये सबसे बड़ा डिमेरिट था मोहम्मद बिन तुगलक का।
तो ये सब पॉजिटिव्स होने के बावजूद मोहम्मद बिन तुगलक का डिमेरिट क्या था कि ही वॉज इम्पेशेंट, उसमें सब्र नाम की चीज नहीं थी, और इसी की वजह से बहुत सारी मोहम्मद बिन तुगलक की पॉलिसीज जो हैं वो फेल हो गई, और इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक को इल स्टार्ड आइडियलिस्ट कहा जाता है। यह भी आपका इंपॉर्टेंट है, हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए आपको कि इनमें से किस रूलर को इल स्टार्ड आइडियलिस्ट कहा जाता है। इल स्टार्ड आइडियलिस्ट, किसे कहा जाता है इल स्टार्ड आइडियलिस्ट? मोहम्मद बिन तुगलक। में एमबीटी लिख रहा हूं, ठीक है। एंड व्हाई ही वाज कॉल्ड एज इल स्टार्ड आइडियलिस्ट? बिकॉज ही वाज हेस्टी एंड इम्पेशेंट। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक पे थोड़ा सा और लाइट डालते हैं, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक की पॉलिसीज हम लोग देखते हैं, जहां जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और जहां से क्वेश्चन आते हैं। पॉलिसीज ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक जो कि फेल्ड हो गए, ठीक है। उसमें सबसे पहला पॉलिसी जो है वो है शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल, शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल, ठीक है। कहां से कहां? दिल्ली टू देवगिर, जिसको रीनेम करके रखा गया दौलताबाद, ठीक है। एक ये है आपका मोहम्मद बिन तुगलक का, और ये कब हुआ है शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल? 1327, 1327 में कैपिटल जो है वो शिफ्ट हुआ है, और बाद में फिर मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसको वापस ले लेते हैं 1335 में। तो लगभग 8 साल तक हुआ है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड फर्दर इन 1335 द कैपिटल वाज मूव्ड बैक, ठीक है। तो कभी कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी कब शिफ्ट की? 1327। इस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं। सेकंड जो आपका ये है मोहम्मद बिन तुगलक का पॉलिसी जो कि आपको फेल हुई, वो है आपको इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी, इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी, ठीक है। और ये आपको 1329 का बात है, 1329 का बात है, ठीक है। और ये 1333 तक चला। क्लियर है ये? इसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट और इनका प्रॉब्लम है वो है रेजिंग आर्मी एंड डिसबैंडिंग इट, रेजिंग आर्मी एंड डिसबैंडिंग इट। ये भी आपका लगभग 1333 का बात है, 1333 का। उसके बाद है आपका क्या? टैक्सेशन इन दोआब, जिसकी वजह से अकाल हो गया था, फेमाइंस आ गया था, ठीक है। ये भी आपको फेमाइंस हैं, तो ये भी आपको लगभग 1328 टू 35 इस टाइम पीरियड का बात है, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं सबको एक एक बार। ये क्लियर है यहां तक? चलिए, ये सब कुछ पॉलिसीज हैं मोहम्मद बिन तुगलक के जो फेल हो गए। इसके साथ कुछ सब हेडिंग, कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स भी हैं, जैसे कराची एक्सपेडिशन एक है आपका, किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। तो कराची एक्सपेडिशन जो है वो भी लिख लीजिए आप, कराची एक्सपेडिशन 1333, ठीक है जी। मोहम्मद बिन तुगलक से एक चीज और जो क्वेश्चन आता है वो है इब्न बाटूटा, ठीक है। ये नाम यहीं पे याद रखिए, इब्न बाटूटा, IBN-BATUTA, इब्न बाटूटा। ये कौन था? ये फेमस मोरक्कन ट्रैवलर है, मोरक्को जगह है ना अफ्रीका में। तो इब्न बाटूटा वाज द मोरक्कन ट्रैवलर हु केम ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सुल्तान थे जब प्रसिद्ध
अफ्रीकी यात्री इब्न बटूटा भारत आया। और कब आया इब्न बटूटा भारत? 1333। अब ये 1333 बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है मोहम्मद बिन तुगलक के लाइफ में, नहीं जी। तो इब्न बटूटा जो है, और इब्न बटूटा ने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम क्या है? रिहला। तो ये भी आपके क्वेश्चन आते हैं, रिहला जो बुक है वो किसने लिखी है? इब्न बटूटा ने। तो इब्न बटूटा मोहम्मद बिन तुगलक के साथ ही याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलिए शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल डिस्कस करते हैं, ओके। तो शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल कहां से कहां? दिल्ली टू देवगिर, जिसे क्या कहा गया बाद में? दौलताबाद, ठीक है। देवगिर ही क्यों शिफ्ट हो रहा था कैपिटल? पहले कैपिटल शिफ्ट होने का रीजन क्या था? हाँ, रीजन क्या था जी कि दिल्ली सल्तनत की मोहम्मद बिन तुगलक को देवगिर शिफ्ट करना पड़ा? तो टू कंट्रोल ओवर साउथ इंडिया, साउथ इंडिया पे दिल्ली सल्तनत का कंट्रोल जो है वो बना रहे। क्यों? क्योंकि साउथ इंडिया जो है वो खिलजी के टाइम पीरियड पे तो आ गया था दिल्ली सल्तनत के रियासत में, लेकिन जो लोग थे, पीपल मतलब कॉमन मासेस, जो साउथ इंडिया के पीपल थे, दे वेयर हॉस्टाइल, शुरू से ही वो हॉस्टाइल थे। दे वेयर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिल्ली सुल्तान एज देयर किंग। तो साउथ इंडिया दिल्ली सल्तनत के हिस्से तो आ चुकी है, लेकिन उस पे जो कंट्रोल है वो दिल्ली के सुल्तान का हमेशा से चैलेंजिंग रहा है। तो बार बार बगावतें जो हैं, इसकी वजह से क्या होगा? पीपल हॉस्टाइल होंगे तो क्या हो जाएगा? रिबिलियंस, बगावत हो जाएंगे। तो सीरीज ऑफ रिबिलियंस जो है वो हो रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में, मतलब साउथ इंडिया डिस्टर्ब था। पीपल के बाद देखिए जो नोबल्स होंगे, अपॉर्चुनिस्टिक नोबल्स, अपॉर्चुनिस्टिक नोबल्स ये क्या कर रहे थे? दे वेयर एनकरेजिंग, व्हाट दे वेयर एनकरेजिंग? रिबिलियंस, ठीक है। और इसी में मोहम्मद बिन तुगलक का एक कजन था जिसका नाम है गुरशप, गुरशअस्प कौन है? द कजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक हु रिबेल्ड। तो मोहम्मद बिन तुगलक के खुद के रॉयल फैमिली से रिबिलियन हो रहे हैं, इज़न्ट इट? अब इसकी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा क्या कि दिल्ली से साउथ इंडिया को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस। तो देखिए दिल्ली टू साउथ इंडिया, दिल्ली टू साउथ इंडिया जो है इट इज व्हाट? अ लॉन्ग डिस्टेंस, और जिसकी वजह से दिल्ली में बैठे बैठे साउथ इंडिया का कंट्रोल जो है वो ठीक से नहीं हो पा रहा था। और इसकी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से देवगिर, मतलब देवगिर को सेकंड कैपिटल बनाने की आदेश दिया। और ये कब की बात है? 1327 की, 1327। जहां तक पता है देवगिर आपको ये महाराष्ट्र का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि देवगिर ही क्यों चुना गया? वाई देवगिर? तो पहला रीजन ये है, देवगिर ही कैपिटल क्यों चुना गया? साउथ इंडिया में कहीं भी तो चुन सकते थे ना जी, देवगिर ही क्यों चुना गया? तो पहला ये बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल रीजन। और हिस्टोरिकल रीजन क्या था कि सिंस लॉन्ग देवगिर हैज बीन एक्टेड एज अ बेस फॉर साउथ इंडियन और फॉर साउथ इंडिया इन्वेजन्स फॉर दिल्ली सुल्तान्स, ठीक है। तो शुरुआती दौर से ही जब भी साउथ इंडिया, खिलजी के टाइम पीरियड से ही जब भी दक्षिण भारत पे अटैक करना होता था तो दिल्ली सुल्तान के लिए देवगिर क्या किस तरीके से एक्ट करता था? एज अ बेस। तो जहां बेस होगा किसी कंट्री का, जैसे आज भी देखते हैं ना किसी यूएस का कहीं बेस है, तो वो जो बेस होगा उस कंट्री का हाईली मिलिट्रियराइज्ड रीजन होगा। तो साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा मिलिट्रियाइज्ड रीजन दिल्ली सुल्तान के लिए कौन सा था? देवगिर, ठीक है। और सेकेंड रीजन ये था कि फैमिलियरिटी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक,
फैमिलैरिटी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो बादशाह बनने से पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत साल देवगिर में ही बिताए थे, तो देवगिर से उसको लगाव भी था। तो ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से, और दिल्ली का तो मेन रीजन तो मैंने आपको बता ही दिया कि दिल्ली से बैठे बैठे दक्षिण भारत का कंट्रोल, साउथ इंडिया का कंट्रोल मोहम्मद बिन तुगलक के लिए मतलब सही नहीं हो रहा था, जगह जगह पे रिबिलियंस हो रहे थे, जिसकी वजह से कैपिटल शिफ्ट करना पड़ा। कब का टाइम पीरियड है ये? 1327 का। ठीक है, अब देखिए दिल्ली टू देवगिर जो है, दिल्ली से देवगिर की जो दूरी है ये लगभग मोर देन 1500 किलोमीटर्स है। तो एक तो कैपिटल इन्होंने चुन लिया शिफ्ट करने का, कहां? 1500 किलोमीटर दूर। ठीक है, सेकंड मंथ भी जो चुना गया शिफ्ट करने का, वो समर मंथ चुना गया। अब बताइए, गर्मी में लोगों को शिफ्ट करा रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा? लॉस ऑफ लाइफ। तो कुछ लोग जो हैं वो रास्ते में ही मर गए, isn't it? थर्ड, हाँ, ऑफिशियल प्रेशर। तो ऑफिशियल्स मतलब कि जबरदस्ती लोगों को शिफ्ट कराया गया दिल्ली से देवगिर। और किस लोगों पर प्रेशर डाला जाता था? जैसे कि इमाम्स हो गए, टीचर्स हो गए, ठीक है, जो कि जिनका काम ऐसा है कि अगर वो जाएंगे तो फिर किसी नए जगह पे एक नया सिविलाइजेशन जो है, चाहे नया सोसाइटी बना सकते हैं। जैसे टीचर लोग हैं ना जी, अब कहीं भी जाके पढ़ाएगा तो पढ़ाया ना, तो वो हुआ ना। तो उसी तरीके से टीचर्स हो गए या फिर मॉन्क्स हो गए, इन लोगों को फोर्सफुली दिल्ली से देवगिर शिफ्ट कराया गया, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? हॉस्टिलिटी, मतलब कि रिसेंटमेंट, चाहे हॉस्टिलिटी अगेंस्ट सुल्तान, सुल्तान के खिलाफ रोष पैदा हो गया। खैर सुल्तान ने इंतजाम भी किए थे, मतलब कि कंसेशनल रेट पे जमीन भी दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, कि अगर आप देवगिर शिफ्ट होइएगा तो आपको इतने पे जमीन मिलेगी। क्वार्टर्स बनाया मोहम्मद बिन तुगलक ने कि भाई स्कॉलर्स के लिए ये क्वार्टर, ये लोग इस ब्लॉक में रहेंगे, जो मॉस्क है वो इस ब्लॉक में बनेगा। लेकिन तो ये सब करने में क्या हुआ? स्टेट का पैसा लग रहा है ना, मतलब राज तिजोरी से पैसा जा रहा है, ठीक है, और कैपिटल शिफ्ट हो रहा है। क्लियर है ये चीज? अब उसके बाद क्या होगा भाई कि कैपिटल शिफ्ट हो गया। कैपिटल शिफ्ट होने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक को अब ये लगा कि भाई जो दिक्कत उसे दिल्ली में रह के साउथ इंडिया चलाने में हो रही थी, लगभग वही दिक्कत अब मोहम्मद बिन तुगलक को देवगिर में बैठे बैठे दिल्ली चलाने में हो रही है। आ रही है बात समझ में? जो प्रॉब्लम मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली से देवगिर चलाने में हो रही थी, वो प्रॉब्लम मोहम्मद बिन तुगलक को, अब देवगिर तो कंट्रोल में आ रहा था लेकिन अब दिल्ली में लोग बगावत कर रहे थे। बताइए, और इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने फिर से कैपिटल रिशिफ्ट करना चाहा। अब ऑब्वियसली दिल्ली कौन खोएगा? दिल्ली वाज द हेड ऑफ द ऑपरेशंस, है ना। तो 1335 में फिर फाइनली जो है वो आपको मोहम्मद बिन तुगलक कैपिटल जो है वो वापस शिफ्ट करते हैं, कहाँ? दिल्ली की तरफ। ठीक है जी, दैट वाज द शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल। 1327 में हुआ, 1335 में रिटर्न कर दिया गया। हाँ, लेकिन में सिक्के जो हैं वो मिंट दिल्ली में ही हो रहे थे। सेकंड कैपिटल देवगिर हो गया था इस ब्रीफ टाइम पीरियड पे, 1327 से 1335 के बीच में। लेकिन जो शाही सिक्के थे वो कहाँ मिंट हो रहे थे? वो दिल्ली में ही हो रहे थे। ठीक है, तो दिल्ली वाज स्टिल अ पॉपुलस स्टेट, पॉपुलस रीजन। ऐसा नहीं था कि दिल्ली से लोग, दिल्ली वीरान हो गया था, कुछ इस टाइप का। अच्छा, अब इस टाइम पीरियड पे एक चीज याद रखिए, हो सकता है मिसलेनियस फैक्ट आपसे पूछा जाए कि 1334 में मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत एक क्षति हुई थी। क्षति ये हुआ था कि बुबोनिक प्लेग बीमारी है, वो मोहम्मद बिन तुगलक के सोल्जर्स को हो गया था बिदर, जो कर्नाटका है ना वहाँ पे। और इसकी वजह से ऐसा कहा जाता है कि लगभग उस समय जो मोहम्मद बिन तुगलक की आधी सेना थी वो खत्म हो गई थी। तो ये क्वेश्चन हो सकता है ये एलिमेंट पूछ दे बीपीएससी में कि बुबोनिक प्लेग से किस राजा की आर्मी जो है वो खराब हो गई थी, तो क्या होगा आपका आंसर? वो होगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ये छोटा सा फैक्ट था। सो दैट वाज अबाउट मोहम्मद बिन तुगलक का शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल। कहाँ से कैपिटल शिफ्ट हो रहा था, क्यों हो रहा था, रीजंस मैंने बता दिए। क्लियर है ये चीज? पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अभी टाइम है ना रोहित जी? नहीं, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला जो डायमेंशन है, इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी और ये सब हम लोग कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक आप लोग बुक पढ़ते रहिए और घटना चक्र बनाते रहिए। मतलब कि क्वेश्चन बैंक नहीं सॉल्व कीजिएगा तो फिर प्रिपरेशन आधा अधूरा है। तो जो भी पढ़ाई हो रहा है वो जाकर आप घटना चक्र से सॉल्व कीजिए।
कुछ अदर स्टेट पीसीएस का भी क्वेश्चन उसमें दिया हुआ होगा, वो भी याद कर लीजिए, ठीक है। और 67 बीपीएससी का नोटिफिकेशन अब आने ही वाला है, तो गियर अप कर लीजिए। उसके बाद ये सब कॉमन टॉपिक है, आप स्टेट पीसीएस लिखिएगा तो यूपी पीसीएस भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। एक्सप्लेन 2 पॉइंट, विच 2 पॉइंट? फैमिलियरिटी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा, ये देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक जब राजा बना था तो राजा बनने से पहले मोहम्मद बिन तुगलक जो था, ही सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ देवगिर, ठीक है। तो काफी अच्छे खासा दिन मोहम्मद बिन तुगलक रहा था देवगिर में, तो उसको एक फैमिलियरिटी थी देवगिर के बारे में, उसको पता था कि यहाँ पे ये है, मतलब होता है ना कि फैमिलियरिटी हो जाता है। तो इसके लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिर को चुना था। ये रीजंस हैं, लेकिन मेन मोटिव क्या था मोहम्मद बिन तुगलक का कैपिटल शिफ्ट होने का? अगेन साउथ इंडिया में रिबिलियंस हो रहे थे, बगावत को शांत करना, ठीक है। तो कल के लेक्चर में वी विल प्रोसीड फर्दर। तब तक घटना चक्र बनाते रहिए। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।